हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 दैट इज थर्मोडायनामिक्स एंड इसका वीडियो नंबर 4 है आज। आज के वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है एंड इनको समझेंगे जो भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन ही देख रहे हैं, इसमें हम इनके प्रोसेसेस को समझेंगे कि पहले हीट के बारे में जान लिया हमने प्रीवियस वीडियो में। अब जो हीट है, हीट कैपेसिटी है, इनके एप्लीकेशन एक तरीके से हम समझ रहे हैं फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन कि किस तरीके से इन प्रोसेसेस में इनको अप्लाई करते हैं, राइट। तो आज के वीडियो में कंप्लीट हीट के बारे में जानकारी मिलेगी। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वीडियो नंबर 5, उसमें हम वर्क के एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि वर्क को डिफरेंट प्रोसेसेस में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, इन सभी प्रोसेसेस में वर्क को समझेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ हमें हीट के बारे में जानना है एंड डिटेल में समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड जो हीट एंड वर्क है उनकी जो बेसिक थिंग है, ठीक है, कि उनके साइन कन्वेंशन क्या है एंड क्या होता है वर्क, क्या होती है हीट, तो इन सब के बारे में हमने जाना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक गिवन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। ओके, तो सबसे पहले हम चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा हीट के बारे में, क्योंकि वैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, पर फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफली समझ लेते हैं, राइट। देखिए हीट क्या होती है। हीट का मतलब होता है इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आपको पता होगा कि जब भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो वो दो ही तरीके से हो सकता है, ठीक है, दो ही तरीके से होता है, या तो हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में। ओके, तो हम आज डिस्कस करें कि हीट की फॉर्म में कैसे एक्सचेंज होती है एनर्जी। तो देखिए हम यहाँ पे एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। ओके, इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो जहाँ पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से जहाँ पे कम टेम्परेचर होगा उस तरफ हीट का फ्लो होगा, हम बोल सकते हैं एनर्जी का हीट की फॉर्म में फ्लो होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई दो बॉडी है, ओके, तो इसमें यहाँ पे टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से टेम्परेचर हम बोल सकते हैं एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होगी इस तरफ, इंटरैक्ट करेगी इस तरफ। ओके, एंड कब तक करेगी, जब तक कि ये दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते। ओके, तो वही होता है क्या, हीट। हीट क्या है कि एनर्जी का इंटरैक्शन या फिर फ्लो बोल सकते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लो भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक्सचेंज यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका साइन कन्वेंशन की बात की थी कि साइन कन्वेंशन IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो जब भी हीट किसी भी सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में जब एनर्जी दी जाती है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसकी फॉर्म में दी जा रही है, हीट की फॉर्म में, तो वो हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। जब भी किसी भी सिस्टम को, देखिए सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये हमें पढ़ना है, जब भी सिस्टम को एनर्जी दी जाती है हीट की फॉर्म में तो वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। तो उसके लिए हम Q पॉजिटिव साइन लिखेंगे, राइट। एंड जब भी एनर्जी को रिलीज किया जाता है किसी सिस्टम के थ्रू तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का जो साइन होगा वो नेगेटिव हम लेंगे। आप यहाँ से समझ सकते हैं जैसे कोई सिस्टम है, अब इसने एनर्जी अगर इसने गेन की है, ठीक है, हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब की है, एनर्जी को अपने अंदर लिया है, इसको एनर्जी गिवन है, किसी ने इसको एनर्जी दी है, तो ये कैसी एनर्जी हो जाएगी, Q पॉजिटिव हीट, ठीक है, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू लेंगे। एंड ये सिर्फ साइन है इनके आगे लगाने के लिए। ओके, जब एनर्जी रिलीज होती है बाय द सिस्टम, मतलब एक्सोथर्मिक जो हम बोल सकते हैं सिस्टम होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो उसमें हीट रिलीज होगी, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक में हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, एंड एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि एनर्जी का बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ओके, इतना समझ में आया। अब हम देख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है।
तो चलिए अब समझते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। तो देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे सनलाइट में 2 पीस रखे हैं, एक तो लोहे का है, ठीक है, ये आयरन का है, एंड ये जो है ये लकड़ी का है, ठीक है। 2 टुकड़े रखे हैं, एक तो आयरन एंड एक वुड का रखा है। तो मैंने जैसे कि टाइम फिक्स कर दिया, मान लीजिए 1 आवर के लिए मैंने इनको छोड़ दिया धूप के अंदर, ठीक है, सनलाइट के अंदर। अब क्या होगा, आप खुद से ऑब्जर्व करिए एंड मुझे आंसर भी करना कि जो वुड है उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होगा या फिर आयरन का जल्दी इंक्रीज होगा, कौन ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, ये बताना है कि कौन ज्यादा गर्म होगा। तो आप खुद से सोच पाएंगे बहुत ही इजीली कि जब भी वुड को हम रखते हैं धूप में तो वो इन कंपैरिजन टू आयरन इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन जो आयरन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आयरन को थोड़ी सी ही हीट दी जाए, अमाउंट ऑफ हीट, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट दी जाए तो उसका टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका उसी अमाउंट में हमने उसको हीट दी तो उसका टेम्परेचर उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। मतलब इसकी अगर हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो अमाउंट ऑफ हीट थोड़ी सी देंगे, तभी ये गर्म हो जाएगा। ओके, तो आप जनरली भी समझ सकते हैं कि काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको गुस्सा बहुत कम आता है, कोई कुछ भी भला बुरा कहता रहे, उनको एनर्जी देता रहे, कुछ भी बोलता रहे, लेकिन वो सोचते हैं, मतलब अंदर से बहुत ही शांत होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लकड़ी की तरीके से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अगर एक बार थोड़ा सा बोला, कुछ भी किसी भी तरीके की थोड़ी सी एनर्जी दी एंड वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, मतलब गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उनको अगर थोड़ा सा आप उकसाएंगे तो तुरंत वो अपनी एनर्जी को शो करेंगे, ठीक है, मतलब तुरंत अपनी हीट को शो करेंगे, अपने टेम्परेचर को शो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जितनी भी उसको एनर्जी दी जाए वो अपने अंदर एब्सॉर्ब करते रहते हैं, ओके, और वो शो इतनी जल्दी नहीं करते। अगर बहुत ज्यादा आप उसको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो ही वो शो करते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये होती है हीट कैपेसिटी। अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गई, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin, ठीक है। The amount of heat required to raise the temperature of 1 degree Celsius of substance, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, उसकी 1 डिग्री में अगर हम इंक्रीमेंट चाहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, या फिर 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितनी हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही होती है हीट कैपेसिटी, ओके। जिसकी हीट कैपेसिटी कम होती है, जो हीट को कम सहन कर सकता है, मतलब जल्दी से वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता है, जो हीट को कम एब्जॉर्ब करके रखता है, तो वो उसकी हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जैसे आपके पास ये वाटर है, ओके, आप इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, एंड ये आपके पास क्या है, ऑयल है, ओके, किसी कंटेनर में ये ऑयल है, इसको भी आप गर्म कर रहे हैं। तो आप बताइए किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने 30 मिनट के लिए यहाँ पे रखा गर्म करने के लिए, ठीक है, सेम अमाउंट है इनका भी, और सेम टाइम के लिए हमने रखा, तो कौन सबसे ज्यादा गर्म होगा, ऑयल ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है। हीट को एब्जॉर्ब, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है, एब्जॉर्ब करके अंदर अपने रखने की ताकत कम होती है, इसीलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड वाटर का उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। जब आप इसको बहुत ज्यादा अगर हीट देंगे, काफी टाइम के लिए इसको हीट देते रहेंगे, तो इसका टेम्परेचर इतना हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑयल का ज्यादा होता है, ओके, मतलब ऑयल का की हीट कैपेसिटी कम होती है, ठीक है।
अब हमें देखना है कि हीट कैपेसिटी आपको डिफरेंट टाइप की पढ़नी होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन देख रहे हैं तो कौन कौन से टाइप की आपको हीट कैपेसिटीज पढ़नी है, तो मेनली हम दो टाइप की हीट कैपेसिटी देखेंगे। एक तो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, एंड एक होती है मोलर स्पेसिफिक। देखिए काफी लोग इसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी डायरेक्टली बोल देते हैं। मैं दोनों ही नाम लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। या फिर काफी लोग बोलते हैं इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसके लिए दो तरीके के साइन यूज किए जाते हैं। कोई टीचर आपको इससे बताएगा, स्पेसिफिक एस से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, काफी ऐसे टीचर हैं जो कि इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से इसको डिनोट किया जाता है एंड इसको मेनली हम हीट कैपेसिटी को सी से ही डिनोट करते हैं। तो अगर मोलर है, मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहां पे मोलर लगा हुआ है उसका मतलब हमें इससे इसको दिखाना है, ठीक है, सीएम। समझ पा रहे हैं? अब हमें देखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मैं इसको साफ कर देती हूं। देखिए इसके लिए हमने हमने हीट कैपेसिटी का मतलब समझा, उसमें हमने अमाउंट को बिल्कुल भी फिक्स नहीं किया था। किसी भी सब्सटेंस की ऐसे ही बात कर रहे थे रैंडमली कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ओके, कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे टू टाइप से हमें पढ़ना है हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of 1 ग्राम और 1 किलोग्राम, ग्राम ही ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, किलोग्राम भी आप लिख सकते हैं, 1 ग्राम सब्सटेंस या फिर कंपाउंड, कि हमारे पास 1 ग्राम, अब हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है कि 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी हीट 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए, राइट। अब मोलर हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin Celsius, कुछ भी लिख लीजिए, 1 Kelvin। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius। समझ पा रहे हैं इसका डिफरेंस। इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस की टेम्परेचर को रेज करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड इसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसमें वेट है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब उसको 1 डिग्री टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर हमें रेज करना है। ओके, तो मेनली ये दो टाइप की हमें हीट कैपेसिटी पढ़नी है, ठीक है। अब इसको भी हम, इन दोनों को भी हम क्या करते हैं,
दो तरीके से पढ़ेंगे, इनके भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उनके तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो हमें पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब जहां पे प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी हमें पढ़नी है एस वी, स्मॉल वी मैंने लिखा है, मतलब हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड किसमें, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में। ओके, तो इनमें हमें ये पढ़नी है। इसी तरीके से जो ये होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसको भी हमें दो तरीके से पढ़ना होगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको भी हम ये सारे के सारे प्रोसेसेस में अप्लाई करके ही देखेंगे कि जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एंड आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी क्या होगी, एंड बोल सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, मतलब जब Q जो हो वो जीरो हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, Q कांस्टेंट हो जाए। एंड थर्ड प्रोसेस वही इसके तरीके से कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में हम देखेंगे। एंड ये P जब कांस्टेंट हो जाए, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में हम मोलर हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनको डिटेल में हम समझेंगे। तो इतनी तरीके की हमें हीट कैपेसिटी समझनी है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं कि देखिए जो हीट कैपेसिटी थी तो वो कैसी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी। तो देखिए जो हीट कैपेसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे, हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम, मोलर हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे। जो हीट कैपेसिटी है ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। क्यों, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर साइज ऑफ सब्सटेंस या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमें नहीं पता कि कितना अमाउंट है, अब जितना बड़ा कोई भी अमाउंट होगा उसको हीट देंगे, उसकी टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारे पास थोड़ा सा कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, थोड़ा सा है जिसके अमाउंट कम है, साइज कम है, उसको अगर हम हीट देते हैं तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू बिग। ओके, तो इस तरीके से ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जबकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने 1 ग्राम को फिक्स कर दिया है, इसका अमाउंट हमने 1 ग्राम फिक्स कर दिया है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब इसका अमाउंट तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरीके से जो मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी ये कैपिटल C है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी को हम कैसे लिखेंगे, इंटेंसिव। इसमें भी हमने 1 मोल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो जहां पे मोलर या फिर स्पेसिफिक आपको दिखाई देता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अमाउंट को भी फिक्स कर दिया, उसका साइज जो है उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। साइज, अमाउंट या फिर नंबर ऑफ मोल्स उनको हमने फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक लगा दिया जहां पे, या फिर मोलर लगाया हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसमें हमने कुछ भी फिक्स नहीं किया था। हीट कैपेसिटी, किसी की भी हीट कैपेसिटी, चाहे आपके पास बहुत बड़ा कोई सब्सटेंस है उसकी हीट कैपेसिटी या छोटा सा सब्सटेंस है उसकी हीट कैपेसिटी, इसका मतलब साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो ये हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब पहले हम समझ लेते हैं जो हीट कैपेसिटी है जनरली हम C से डिनोट करते हैं। ओके, अब जो हीट कैपेसिटी होती है उसको हमने कैसे पढ़ा था, ये होता है इसका फॉर्मूला। हीट कैपेसिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द
टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री, मतलब किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगी उसकी हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक जो हीट की जो यूनिट हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, जो ये क्या है Q, तो ये Q क्या होती है, एनर्जी वाली ही इसकी यूनिट काम में आएंगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इंटरैक्ट कर रही है, तो इसके लिए हम एनर्जी की ही जो यूनिट होती है वो यूज करेंगे, तो इसको हम जूल, ये क्या है केल्विन, जूल केल्विन ले लीजिए, और जूल डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, जूल, इसकी और भी एनर्जी की टर्म हो सकती हैं जैसे कि कैलोरी, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्या हो जाएंगी, यूनिट हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है उसकी यूनिट क्या होगी, तो मैं इसको एस से भी लिख सकती हूँ और मैं इसको स्मॉल सी से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम ये मास है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जब क्या हो, मास आपके पास कितना हो, 1 ग्राम हो। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, ग्राम, केल्विन। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, जूल, किलोग्राम भी लिख सकते हो, केल्विन, किलोग्राम क्या है इसकी ऐसा यूनिट है। ओके, और क्या लिख सकते हैं आप, बहुत सारी बना सकते हो, कैलोरी, ग्राम, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे भी आप डिग्री सेल्सियस लगा सकते हो केल्विन की जगह। तो ये इसकी हो गई यूनिट्स। अगर बात करते हैं इसकी, ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो मोलर के लिए क्या हो जाएगा, हम इससे इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कितनी हीट रिक्वायर होगी 1 मोल के लिए। ठीक है, कि 1 मोल के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट वही जूल, ठीक है, या फिर कैलोरी ले सकते हैं, एंड मोल केल्विन। और क्या लिख सकते हो, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, और हम लिख सकते हैं कैलोरी पर मोल केल्विन, या फिर पर मोल डिग्री सेल्सियस। राइट, इसकी और भी यूनिट होती हैं, आर्ग भी होती है, तो बहुत सारी आप एनर्जी की यूनिट्स को यूज कर सकते हैं, एंड इसको केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में आप रख के इनकी यूनिट्स को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो, हमें इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम हीट की बात करते हैं, यहां से अगर हम हीट को देखते हैं कि हीट क्या होगी, ठीक है, यहां से तो हीट क्या हो जाएगी, हीट का फॉर्मूला हो जाएगा C डेल्टा T। ठीक है, ये हो गई हीट, मतलब C डेल्टा T, ये क्या है, हीट कैपेसिटी है, एंड ये टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना टेम्परेचर रेज हुआ। ओके, मतलब पहले टेम्परेचर क्या था एंड उसके बाद 1 डिग्री बढ़ाने के बाद क्या हुआ। ओके, तो एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आप कैसे लिख पाएंगे हीट को, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं S M डेल्टा T। ओके, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं C M डेल्टा T, M C डेल्टा T, किसी भी तरीके से लिख लीजिए, ये दोनों ही ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं,
अगर हीट आपको लिखनी हो तो हीट कैसे लिखेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, सिंपल है। तो क्या हो जाएगी, Cm n डेल्टा T। ओके, समझ में आया? तो ये हो जाएगी हीट की टर्म्स में अगर आपके पास कुछ भी इनमें से गिवन है एंड हीट निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इनमें भी हीट इस तरीके से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद से ये लिखना आ जाए। तो अब हम समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसको डिटेल में जान लेते हैं। इनके एप्लीकेशन देखते हैं कि जब हम इनको आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में इनको हम जो अप्लाई करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने बोला कि या तो एस से या फिर हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से, राइट। अब जैसा प्रोसेस होगा उसके नीचे वही हम लिख देंगे। तो हीट कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity at of isothermal process। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। अब कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो, मतलब जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी वो जीरो हो जाए, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा टेम्परेचर में, सेम टेम्परेचर है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या था फॉर्मूला, यहीं पे लिख लेती हूँ। जैसे हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। ओके, आप सी से भी कर सकते हैं, स्मॉल सी से, मैं यहाँ पे एस से लिख रही हूँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या हो गया, जैसे कि फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, Q अपॉन m डेल्टा टी। ओके, जब ये क्या हो जाए, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, ये जब जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी टर्म जीरो हो गई एंड ये क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैं T लिख रही हूँ। ओके, ये हो जाएगी क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस कौन सा है, ये तो हमारा हो गया पहला। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, एंड दूसरा जो होगा वो हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि जिसमें एक्सचेंज, यहां पे लिख लेती हूं मैं, एक्सचेंज ऑफ हीट इक्वल टू जीरो, मतलब हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, हीट का हम बोल सकते हैं इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। तो यहां पे हम अप्लाई करके देखते हैं, एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q अपॉन m, ये तो हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो डेल्टा T, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाएगी, मतलब हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही है, हम डेल्टा Q नहीं लिखेंगे, जीरो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। तो जब हीट का एक्सचेंज जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस वो क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में आया इतना? ओके, अब हम देखते हैं थर्ड केस, जिसमें ये आप नोट कर लीजिए एक बार। अब हम देखते हैं थर्ड केस, मैं इधर लिख लेती हूं। थर्ड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोकोरिक
प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज जो हो वो 0 हो जाए। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो देखो यहाँ पे उसको हम लिखते हैं, सॉरी V, एस V से लिख सकते हैं, या फिर आप कैसे लिख सकते हो इसको CV, ये स्मॉल c है, ये याद रखना। ओके, या फिर आप इससे भी इसको लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया जिसके अंदर वॉल्यूम में चेंज 0 हो जाए, डेल V की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, तो क्या हो जाएगी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो यही रहेगी, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, अगर हम बात करते हैं फोर्थ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, आप इनके साथ ये भी लिख सकते हैं, जैसे हीट जो है उसको V लिख लेंगे, QV, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक है। इसमें आप एडियाबैटिक भी लिख सकते हैं, इसमें आइसोथर्मल भी लिख सकते हैं, बट इनमें तो 0 या फिर इन्फिनिट है, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है थर्ड एंड फोर्थ का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, मतलब जो डेल P है, जो उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसमें क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी, QP अपॉन M डेल्टा T। ठीक है, इनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज कर रहे हो तो इन पे हीट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, टेम्परेचर पे चेंज पे भी कोई बदलाव आपने नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके फॉर्मूलाज हो जाएंगे। एंड यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं इनकी QV की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बताइए, QV की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV N डेल्टा T। ठीक है, CV या फिर SV लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं हो, ताकि SV N डेल्टा T। ओके, एंड QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, SP N M, सॉरी M डेल्टा T, इसमें भी M डेल्टा T, ऐसे भी आप इनको लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो हीट कैपेसिटी है कौन सी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए, ये वाली हीट कैपेसिटी एक तरीके से हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं या फिर सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के लिए या फिर लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। मेनली जो स्पेसिफिक हीट, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या फिर मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो गैसेस के लिए हम उनको देखते हैं। अगर वाटर की बात करें, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.182 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, राइट। तो ये होती है वाटर की, कि जब आप वाटर का 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज करना चाहेंगे, जब उसको हीट देनी पड़ेगी तो वो इतनी उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम सेकेंड देख लेते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हो या फिर मोलर हीट कैपेसिटी डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, मोलर से, CM से आप इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हमें इन प्रोसेसेस में पढ़ना है, ठीक है, तो जनरली इसका फॉर्मूला ये हो जाता है हमारे पास, CM इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। ठीक है, 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी भी गैस के 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, CM डेल्टा T। ओके, CM एंड डेल्टा T। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, CM
n डेल्टा t। ये हो गई हीट, इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए अब हम एक एक प्रोसेस में इनकी बात कर लेते हैं, इसी तरीके से जैसे हमने उसमें किया था, सारे प्रोसेस में इनको अप्लाई करके देखते हैं। पहला प्रोसेस, एप्लीकेशन ही पढ़ने हैं ना। फर्स्ट प्रोसेस मतलब मोलर हीट, ऐसे लिख रही हूँ मैं, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और क्या बोल सकते हैं, डेल टी इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0। तो उसके ऊपर मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो सी से लिख दूं मैं इसको, ठीक है। सी आइसोथर्मल है, इसके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल सी है, राइट। ये क्या हो जाएगी, Q अपॉन N डेल्टा T। अब देखो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये हमने 0 कर दिया, मतलब आइसोथर्मल में हीट टेम्परेचर चेंज 0 है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। ये सारी टर्म 0 एंड इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये इनफाइनाइट आएगी। सो सी हम बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड की बात करें, किसके लिए, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0, मतलब हीट एक्सचेंज क्या हो जाए, 0। ओके, तो यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। C एडियाबैटिक, ऐसे लिख रही हूं एडियाबैटिक के लिए, तो Q अपॉन N डेल्टा T है। ये अगर 0 हो गई, हीट जो है, देखिए इसको स्मॉल से भी लिख सकते हैं, कैपिटल से भी लिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, इसको मैंने यहाँ पे कैपिटल से लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल से लिख दिया, आप दोनों को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो C एडियाबैटिक क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब हम थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाए जिसमें कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाए। तो उसके लिए देखते हैं, यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे भी आप आइसोथर्मल लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एडियाबैटिक लिख सकते हैं। अगर आपको Q की वैल्यू निकालनी पड़े तो यहाँ पे देखिए, इसमें तो डायरेक्टली 0 ही हो रही है, तो इसमें रहने दीजिए, इनमें हम निकाल के देखेंगे Q की वैल्यू भी। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, C आइसोकोरिक की बात कर रहे हैं, कैपिटल C लेनी है, C V इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोकोरिक, तो Q के साथ भी आप V लगा लीजिए। ओके, तो ये एक आपके पास फॉर्मूला बन गया। अगर आपको हीट लिखनी हो आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आप कैसे लिखेंगे, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, QV इज इक्वल टू CV N डेल्टा T। ठीक है, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास डेल्टा T की वैल्यू आप 1 कर दें, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है, 1 मोल है। ओके, तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं, QV किसके इक्वल हो जाएगी, CV के, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, हीट के, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं। ओके, इस तरीके से फोर्थ हम किसके लिए देखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक में मतलब प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, 0 नहीं, कांस्टेंट,
तो इसमें सेम Cp लिख देंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, जिसके ऊपर जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे इसके नीचे लगा देंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, Q अपॉन N डेल्टा T, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके लिए अगर आपको, ये मैंने P लिख दिया है, QP लिख देंगे। अब QP की वैल्यू अगर हम देखें वो क्या हो जाएगी, Cp N डेल्टा T। ओके, इसी तरीके से अगर हम डेल्टा T को 1 कर दें, 1 के इक्वल, N नंबर ऑफ मोल्स 1 है ही, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, QP इज इक्वल टू Cp फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या फिर 1 मोल ऑफ गैस एट 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके लिए QP इज इक्वल टू Cp। ओके, समझ पा रहे हैं? मैं एक बार इसको साफ कर देती हूं। तो अब जो आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं, देखिए आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। ओके, अब जो आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो ये करने पड़ेंगे, जैसे Q के अगर हम बात करते हैं तो QV आपको N ऐसे भी लिख सकते हैं आप, N CV डेल्टा T, ठीक है, एंड QP कैसे, N CP डेल्टा T। इस तरीके से आप इनको यूज कर पाएंगे। ओके, तो अब हम इनका रिलेशन देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। अब ये जो हमने Cp निकाला है, ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होते हैं, Cp Cv इनके रिलेशन। सो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अब Cp Cv कौन से Cp Cv हैं, कैपिटल C, ठीक है, Cp एंड Cv मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं या फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनके बीच हमें रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है। ओके, तो इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। ये होता है कि Cp माइनस Cv हमेशा जो गैस कांस्टेंट होता है R, इसके इक्वल होता है। ओके, ये इसके इक्वल होता है। अब देखिए Cp क्या है, अगर Cp की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे, एंड Cv की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनमें कैसे रखेंगे। तो Cv के लिए हम लिख सकते हैं F/2 इंटू R, ओके, एंड Cp होता है Cv, कैपिटल ही है ये, Cv प्लस R। ये इनके बीच रिलेशन है। तो पहले तो आप इसको याद करना, ठीक है। फिर ये Cv का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Cv को आप कैसे निकालते हैं, F/2 इंटू R। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, F क्या है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F। इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, उसकी भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आया, पहले तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, F/2 इंटू R इज इक्वल टू Cv, ओके, एंड Cp क्या हो जाएगा, Cv ये इसकी वैल्यू प्लस R। तो इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, Cv की वैल्यू ऐसे रख देते हैं, F/2 इंटू R प्लस R, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। ये Cv की जगह मैंने ये रख दिया एंड प्लस R। ओके, तो इसको और सोल्व करें तो R मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या होगा, F/2 प्लस 1। ओके, तो आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या हो गया, Cp का फॉर्मूला हो गया F/2 प्लस 1 इंटू R। ओके, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो पहले इसको याद करेंगे एंड देन इसको। इनके बीच, दोनों के बीच रिलेशन Cp माइनस Cv का रिलेशन R के इक्वल होना चाहिए फॉर एनी गैस। कोई भी गैस हो उनके लिए Cp माइनस Cv का रिलेशन R होता है, मतलब इसका कांस्टेंट
वैल्यू आएगी Cp माइनस Cv की। ओके, यहाँ पे F की वैल्यू क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, आप एक बार इसको नोट कीजिए एंड मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है F की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के ऊपर डिपेंड करती है, मैंने बोला। तो देखिए, गैसेस जो होती हैं वो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि एक ही एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि उनकी जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से होती है, 2 एटम्स में मिलती है, मतलब डायटोमिक होती हैं। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि जिनकी कंपोजिशन किस तरीके से होती है कि वो 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं। ओके, मतलब पॉलीएटॉमिक होती हैं, बोल सकते हैं। तो इनके लिए, सबके लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो F की वैल्यू की अगर हम बात करें, तो अगर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए मैं बात करती हूँ, यहां लिख लेती हूँ मैं F, ठीक है, क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। एंड मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू हमें देखना है, मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है, जैसे कि नोबल गैसेस हैं, राइट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो ये सारी कैसी हैं, एक ही एटम से मिलके बनी हुई हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक गैस। तो इनके लिए F की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 3, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, बस आप इतना याद कर लीजिए कि F की वैल्यू 3 होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अगर हम बात करते हैं डाई एटॉमिक गैस की, डाई एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम से जो मिलके बनी हुई होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, O2, ठीक है, N2, H2। तो ये जो गैसेस हैं इनके लिए F की वैल्यू होती है 5। ओके, एंड पॉलीएटॉमिक की बात करें, मतलब 2 से ज्यादा एटम से मिलके जो गैसेस बनी हुई हैं, तो उनको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है BF3, ठीक है, एंड O3, ओजोन। तो ये जो गैसेस होती हैं इनके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे O3 है आपके पास, BF3 है, तो इनके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है, इनकी वैल्यू हो जाएगी 6। किसकी वैल्यू, F की वैल्यू, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इनकी वैल्यूज होती हैं, तो इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख के इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे इनकी वैल्यूज को रख के इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक बार इसको साफ कर देती हूँ। एक और रिलेशन देखते हैं हम, एक रिलेशन हमने देखा Cp, यहाँ पे मैं एक साइड में लिख लेती हूँ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ओके, अब एक और रिलेशन देखते हैं, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। देखिए दोनों ही टर्म्स आपके लिए नई हैं अभी, ठीक है। गामा थोड़ा सा अच्छे से बना लेना आप। Cp माइनस Cv तो R के इक्वल होता है, एंड Cp अपॉन Cv किसके इक्वल है, गामा के इक्वल। तो ये 2 रिलेशन हमें पढ़ने हैं, इनकी डेरिवेशन मैं नहीं करवा रही हूँ, डेरिवेशन आपके यहाँ पे जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आपको अगर फिजिक्स में पढ़ने को मिले तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने Cv की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया था। Cv को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से F/2 इंटू R इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। Cp की वैल्यू आप कैसे करेंगे, F/2 + 1 इंटू R, राइट, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर Cp की वैल्यू आपको Cv की टर्म्स में Cv + R इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज बन गए। तो इनके बेसिस पे हमें गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अब मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, गामा है। इसकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आप इनको याद भी कर सकते हैं। ये भी जैसे कि मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए, सबके लिए अलग अलग होगा,
ठीक है। एफ की वैल्यू की हमने बात की, एफ की वैल्यू 3 होती है मोनो के लिए, ठीक है, मोनो एटॉमिक, 5 होती है डाई एटॉमिक एंड 6 होती है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ओके, ये वैल्यूज होती हैं एफ की। अब हम बात कर रहे हैं गामा की, राइट, कि गामा क्या होता है। तो अगर हमें सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई इसके बेसिस पे, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे, तो हम गामा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद में हम ये भी सीख लेंगे, डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए, इनको अप्लाई करना आ गया, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो चलिए पहले हम सीवी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सीवी की वैल्यू, जैसे मतलब सीवी की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं F/2 इंटू आर, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करते हैं, मोनो की बात करें तो F की जगह मैं रख दूं 3/2 R हो गया। डाई की अगर हम बात करते हैं, डाई एटॉमिक के लिए CV की वैल्यू, ठीक है, तो इसके लिए 5/2, F की जगह 5 इंटू आर, राइट। अगर पॉली एटॉमिक की बात करूं, पॉली एटॉमिक की वैल्यू देखनी है CV की, तो क्या हो जाएगी, इसके नीचे लिख लीजिए पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 है, F की वैल्यू 6/2 R मीन्स 3R। ओके, ये CV की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से हम CP की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, CV प्लस R करना है हमें, या तो हम डायरेक्ट कर लेंगे या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या हो गया, F/2 + 1 इंटू R। तो इसमें F की वैल्यूज आप रख दीजिए कि F की वैल्यू क्या रखेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम बात करें, मोनो के लिए CP की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 3/2 + 1 कितना हो गया ये, 2 एंड 3 + 2 5/2 R, राइट, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से CP की वैल्यू अगर हमें डाई एटॉमिक के लिए करनी है कैलकुलेट, तो कैसे करेंगे, डाई एटॉमिक के लिए F की वैल्यू हम 5 रखेंगे, /2 + 1 इंटू R। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 + 2 = 7/2 R। पॉली एटॉमिक की बात करें तो पॉली एटॉमिक के लिए CP, पॉली एटॉमिक, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास कितनी थी, 6/2 + 1 इंटू R। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 6 + 2 इंटू R, कितना हो गया, 8/2 R = 4R, ठीक है। तो CP की वैल्यूज निकाल ली, CV की वैल्यू निकाल ली, तो हम गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए गामा है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम गामा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, मैं इसको साफ कर देती हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो एंड नोट कर लो। अब देखिए, इस रिलेशन की हेल्प से हम गामा की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, ठीक है। देखिए CP की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है, मैं लिख लेती हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। CP की वैल्यू मोनो के लिए क्या आई है हमारे पास, 5/2, ठीक है। डाई के लिए हमारे पास आई है 7/2 एंड इसके बाद R है ना, R एंड 4R, ठीक है। CV की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3R आई है, ठीक है, किसके लिए, पॉली के लिए, पॉली, डाई एंड मोनो, ओके। एंड इसके लिए हम बात करें तो 3/2R, 5/2 R एंड 3R, ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं CV की। इनकी हेल्प से हम CP/CV कर सकते हैं। तो CP CV = गामा, ठीक है।
Cp की वैल्यू, अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं, मोनो एटॉमिक के लिए क्या करना है, मुझे गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, सबके लिए मोनो एटॉमिक के लिए मेन चीज क्या है, किस तरीके से आप याद कर सकेंगे इसको, अगर आपको निकालना है तो आप किस तरीके से याद करेंगे, सबसे पहले आपको इनकी जो एफ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। उसकी याद है तो इन फॉर्मूलाज में रख के आप Cp एंड Cv की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक के लिए। उसके बाद आप गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे, मोनो के लिए, डाई के लिए एंड पॉली के लिए, राइट। तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, Cp की वैल्यू हम रखेंगे पहले, Cp की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 5/2, ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे, Cv से, तो मैं इसको उल्टा करके लिख लूंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर दूंगी, मतलब डिवाइड में ऐसे तो होगा, चलिए ऐसे कर लेते हैं, 3/2, ओके, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 5/3, ओके, कितना हो गया, 3 1 जा 3.66, ओके, ये वैल्यू आ गई मोनो एटॉमिक के लिए। अब गामा के लिए, डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसका डाई एटॉमिक एंड इसका डाई एटॉमिक उठाइए, तो Cp अपॉन Cv, Cp की वैल्यू 7/2 अपॉन 5/2, ठीक है, R है ना, R से R कैंसिल हो गया, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, 7/5, कितना हुआ, 5 1 जा 5.4, ओके, यस 4। पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका 4R एंड 3R, ठीक है, तो Cp अपॉन Cv 4R अपॉन 3R, R से R कैंसिल, राइट, कितना बचा, 3 1 जा 3, ओके, 0.33 जा 9 एंड 33 जा 9, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। गामा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक तो ये मोनो एटॉमिक के लिए 1.66 एंड डाई एटॉमिक के लिए 1.4 एंड पॉली एटॉमिक के लिए 1.33, ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई गामा की। तो गामा की वैल्यूज को हम एक बार लिख लेते हैं, गामा की वैल्यूज मोनो के लिए कितनी आई हमारे पास, 1.66, डाई के लिए 1.4 एंड गामा की वैल्यू पॉली के लिए हमारे पास आई 1.33। तो अब आप देख रहे हैं कि गामा की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, गामा डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे एटॉमिसिटी इंक्रीज हो रही है। एटॉमिसिटी का मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं गैसेस में, मतलब कोई एक एटम से मिलके बनी हुई है तो उसके लिए गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, कोई गैस 2 एटम से मिलके बनी हुई तो उसके लिए गामा की वैल्यू उससे कम है, कोई गैस अगर 2 से ज्यादा एटम से मिलके बनी हुई है, पॉली एटॉमिक है, तो उसकी वैल्यू गामा की सबसे कम है, ठीक है। तो ये होती है गामा की वैल्यूज। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको यही याद करनी है, याद भी हो जाएंगे 1.66 किसके लिए, मोनो के लिए, देन 1.4, देन 1.33, ठीक है, ये डाई के लिए एंड ये किसके लिए होगी, पॉली के लिए। गामा की वैल्यूज को आप याद कर लीजिए, ठीक है, समझ में आया इतना, ओके। एक और रिलेशन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और रिलेशन देखते हैं हम किसके बीच, Cp/Cv एंड जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी Sp/Sv लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ही Cp एंड Cv, ठीक है।
तो मतलब इनके एंड इनके बीच रिलेशन हमें देखना है कि क्या हो जाएगा। तो इनके बीच हमें रिलेशन ये देखना है कि इनमें कौन सी बड़ी होती है, ठीक है, किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, कैसे डिपेंड करती है। तो देखिए इन दोनों के बीच हम बोल सकते हैं इनके एंड इनके बीच एक तरीके से ये वाली टर्म यही तो है, ठीक है, समझ पा रहे इस चीज को। तो इनके एंड इनके बीच क्या डिफरेंस है, तो देखो इनमें जो CP एंड CV, कैपिटल CP एंड CV एंड स्मॉल CP एंड CV, या फिर SP से मैंने लिखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, SP या फिर SP, ओके। तो इनके बीच क्या रिलेशन है, तो अगर हम इनकी डेफिनेशन से बात करें, ये क्या थी, मोलर हीट कैपेसिटी, राइट, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वो आप समझ गए, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन की बात करनी है कि इसमें क्या बोला गया है, 1 मोल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature 1 degree Celsius of 1 mole of substance, 1 मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, किसी 1 ग्राम एंड 1 मोल, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, तो अगर मैं बात करूं इसके 1 मोल की, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस, अब 1 मोल नाइट्रोजन में कितने ग्राम्स होंगे ये पता करना है, मतलब इसका वेट क्या होगा। इसमें तो डायरेक्ट क्या है, अगर हम इसकी बात करें 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस की हीट कैपेसिटी, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस की हीट कैपेसिटी, इसमें क्या है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसकी हीट कैपेसिटी। अब 1 ग्राम तो 1 ग्राम हो गया, ठीक है, 1 ग्राम हो गया, बट 1 मोल में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होती है, एक नाइट्रोजन का वेट होगा, एक एटम का वेट हो जाएगा 14 ग्राम, N2 है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 28 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 28 ग्राम्स, समझ पा रहे हैं। तो ये इससे अब आप देखिए जो CP, कैपिटल CP एंड कैपिटल CV हैं, तो वो इनसे बड़ी हैं, ठीक है, कितनी बड़ी हैं कि इनकी जो हम बोल सकते हैं मोलारिटी हो जाएगी एक तरीके से, कि ये तो क्या है, एक मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट हैं, 28 ग्राम, इसमें 1 ग्राम की ही हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसके 1 ग्राम की बात करें तो ये इससे काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसमें तो सिर्फ 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी देख रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। इसमें अगर हम नाइट्रोजन को केस लेके बात कर रहे हैं तो 1 मोल में 28 ग्राम्स होते हैं, तो यहाँ पे 1 मोल की बात करें तो 1 मोल 1 ग्राम से ज्यादा हो गया नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं O2 के लिए, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 है तो 32 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगी। अगर इसकी बात करें कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इतने ग्राम्स की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसके लिए आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इनके बीच क्या रिलेशन है, CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू स्मॉल cp। इसी तरीके से CV कैपिटल है, CV इज इक्वल टू M, CV इज इक्वल टू MCV, ठीक है। मतलब ये इससे इतने गुना क्या होगी, बड़ी होगी। ये
इसके इतने गुना इससे बड़ी होगी। अगर हम इसके मास को मल्टीप्लाई कर दें तो उसके उतने गुना इससे बड़ी होगी, मतलब ये छोटी होगी इससे एंड इससे। समझ पा रहे हैं? तो ये इनका रिलेशन होता है, ये आप याद कर लीजिए। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क के ऊपर कि वर्क क्या है, पूरा डिटेल वीडियो होगा। जिस तरीके से इसमें हमने आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेसेस को पढ़ा है, ठीक है, एक तरीके से हमने एप्लीकेशन देखे हैं, राइट, हीट के। अब हम वर्क के एप्लीकेशन देखेंगे कि जो वर्क होता है उसको पढ़ेंगे रिवर्सिबल में भी आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड ये सब प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। इसी तरीके से इरिवर्सिबल में भी सारे प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ओके, तो इस तरीके से जो वर्क होता है उसके भी एप्लीकेशन हम देखेंगे प्रोसेसेस के थ्रू। हीट को आज हमने कंप्लीट कर लिया है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलाज थे तो मैंने पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। सो आई होप आपकी हेल्प हुई हो आज की वीडियो से। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बस लाइक कर दीजिए एंड आप भी दूसरों की हेल्प जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।